चलिए, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अभ्युदय योजना में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और मैं डॉक्टर आर के उपाध्याय की तरफ से सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ आज के लिए। और हमेशा हम लोग योग करें, निरोग रहने के लिए योग करना ज़रूरी है, तो उस पहल को हम लोग आगे बढ़ाएं स्वस्थ रहने के लिए। और आज हम लोग जो है एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं, और वो जो है मॉडर्न इंडिया का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा का विकास। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिनेशा के बारे में पढ़ रहे थे, धर्म और समाज सुधार आंदोलन। अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एज वेल एज अंडर द ब्रिटिश रूल। यानी कि एक हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कैसे कैसे शिक्षा का डेवलपमेंट हो रहा भारत में। यानी कि 1835 में जो मैकाले घोषणा पत्र आया, मैकाले माइन्यूट आया, मैकाले डिक्लेरेशन आया, जिसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी आई, और 1835 में ही फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को भाषा का माध्यम बना दिया गया। यानी कि पहले ओवरऑल हम लोग शिक्षा के बारे में देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया में कैसे कैसे विकास हुआ। तो हम लोग इसको कई हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तो हम लोग देखेंगे कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शिक्षा का माध्यम कब क्या रहा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे मॉडर्न इंडिया में व्यक्तिगत प्रयासों से शिक्षा का विकास, यानी कि प्राथमिक से क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास। और इसके बाद जो लास्ट हम लोगों का दौर आएगा संस्थागत विकास, यानी कि सामूहिक प्रयासों से शिक्षा का विकास या शिक्षा का संस्थागत विकास। यानी कि कई चरणों में इसका अवलोकन करना हम लोगों को। तो हम लोग इसको डिफरेंट टॉपिक्स में देखेंगे कि आज तक पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं कि कैसे इसकी स्टडी करना है, कैसे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। एक फॉर्मेट बनाते हैं, फिर उसके बाद उसी फॉर्मेट से हम लोग ये जो है 2 दिन की यात्रा जो शिक्षा वाली होगी उसी फॉर्मेट से हम लोग करेंगे। तो पहले आप देखो कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में कैसे शिक्षा का विकास हुआ। यानी कि भारत में शिक्षा का विकास, पहला जो मेजर टॉपिक हम लोगों का होगा शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। और इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को थोड़ा बैकअप में जाना पड़ेगा। और बैकअप में जाने के लिए जो इसका पृष्ठभूमि और अवधारणा है, यानी कि प्राचीन और मध्यकाल में, प्राचीन व मध्यकाल में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। शिक्षा का विकास यानी कि शुरू से लेकर इंडस से लेकर और 1835 तक, फ्रॉम इंडस 1835 तक, सिंधु घाटी के सभ्यता से लेकर और 1835 तक हम लोग देखेंगे कैसे कैसे विकास हुआ। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा यानी कि व्यक्तिगत प्रयासों से शिक्षा का विकास। मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में व्यक्तिगत प्रयासों से शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास यानी कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा का विकास। यानी कि ये जो दौर होगा हमारा, ये एक तरह से कह लीजिए कि 1781 से लेकर और इसको हम लोग 1854 तक ले जाएंगे।
यानी कि वुड के घोषणा पत्र तक इसको ले जाएंगे, वुड्स डिस्पैच तक। इसके बाद जो है, जो लास्ट हम लोगों का बिंदु होगा, आधुनिक भारत में शिक्षा का संस्थागत विकास। संस्थागत विकास यानी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास, यानी कि डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा के क्षेत्र में विकास। ये हमारी लास्ट तक यात्रा होगी और इसी में हम लोग यानी कि वुड डिस्पैच से लेकर और टिल टुडे तक आधुनिक भारत में, और ये भी आधुनिक भारत में है, व्यक्तिगत प्रयासों से शिक्षा का विकास आधुनिक भारत में। और ये जो हमारा है, इसमें जो है 1854 यानी कि वुड्स डिस्पैच से लेकर और टिल टुडे तक 2020 की जो शिक्षा योजना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है भारत सरकार की, वहाँ तक इसको हम लोग अवलोकन करेंगे और पूरा ओवरऑल इसका रिव्यू करेंगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल, अंडर द मॉडर्न इंडिया, और थोड़ा सुपरविजन करेंगे एंशिएंट और मिडिवल पीरियड में। तो हम लोग एक सरसरी निगाह जो है, एक जो है व्यू, एक ओवरव्यू डाल लेते हैं हम लोग एंशिएंट और मिडिवल पीरियड। तो ध्यान से इसको देखना है और सुनते रहिएगा आप और नोट्स बनाते रहिएगा। प्राचीन भारत में देखते हैं हम लोग, प्राचीन भारत में अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, यानी कि जो इंडस सिविलाइजेशन है या जो सैंधु सभ्यता है, सैंधु सभ्यता में आप देखोगे तो शिक्षा का कोई ऐसा तंत्र विकसित नहीं हुआ था, लेकिन मानव लिपि से परिचित होने लगा। और लेकिन ये कैसी लिपि थी? अपठनीय लिपि थी, अपठनीय लिपि थी, जिसको हम लोग बोस्ट्रोफेडम लिपि का नाम देते हैं। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो स्क्रिप्ट माना जाता है, जिसे मानव साक्षर माना जाता है लिखने का, यानी कि मानव पहली बार लिखने के प्रयोग से जो परिचित हो रहा, वो सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी कि द वे ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड स्क्रिप्ट एंड द वे ऑफ एक्सप्रेशन योर ओन आइडियाज इज कॉल्ड लैंग्वेज। भाषा और लिपि क्या है, इसमें अंतर संबंध क्या है, और दोनों का जब अंतर संबंध होता है तो विकास की यात्रा शुरू होती है। यानी कि द वे ऑफ राइटिंग, और कोई साक्षर है या निरक्षर है वो पता कैसे चलता है? लेखन से पता चलता है, लिपि से पता चलता है, साक्षरता का निर्धारण होता है। तो अगर एंशिएंट इंडिया में आप देखोगे तो फ्रॉम इंडस ये शुरू हो जाएगा, बट दैट कैन नॉट बी डिसाइफर्ड बाई एनी स्कॉलर टिल टुडे। उस लिपि को आज तक किसी विद्वान के द्वारा समुचित रूप से पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए उसको जो है अनडिसाइफर्ड लिपि कहते हैं, यानी कि अपठनीय लिपि। और उसके बाद आप जानते हो कि गुरुकुल की परंपरा शुरू हो गई, यानी कि संस्कृत बिकेम द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। संस्कृत बिकेम द पॉपुलर लैंग्वेज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक। यानी कि जनसामान्य लोकप्रिय भाषा का दर्जा किसको मिला? संस्कृत को। यानी कि वैदिक काल की अगर आप यात्रा करो, एक एक काल को थोड़ा ओवरव्यूज हम लोग देखते चलेंगे, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में पहुंचना हम लोगों को। वैदिक काल का अगर आप अध्ययन करोगे, वैदिक काल, तो वैदिक काल को आप देखोगे कि संस्कृत जो है ये लोकप्रिय भाषा बनी। यानी कि गुरुकुल की जो परंपरा थी, जो वेदों और उपनिषदों की परंपरा थी, वो हमारे जो वैल्यूएबल साहित्य हैं, जो वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषदास हैं, वो हमारा जो बहुमूल्य साहित्य है वो संस्कृत में है। वेद त्रयी है हमारा, प्रस्थान त्रयी है, वो सब संस्कृत में लिखे गए हैं। यानी कि संस्कृत हमारे जो है एक तरह से भाषा का माध्यम बनी। इसके बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा जो है बुद्ध काल।
बुद्ध काल और मौर्य काल, बुद्ध काल और मौर्य काल का आप अवलोकन करोगे तो यहाँ जो है प्राकृत भाषा मिलेगी, प्राकृत भाषा मिलेगी और ब्राह्मी लिपि मिलेगी। संस्कृत की भी लिपि क्या है? ब्राह्मी है। और ये खरोष्ठी और ब्राह्मी का समन्वित रूप माना जाता है। इसको बोस्ट्रोफेडम कहा जाता है। जो सिंधु सभ्यता की लिपि है उसको बोस्ट्रोफेदम कहा जाता है, बोस्ट्रोफेदम। ये जो है खरोष्ठी और ब्राह्मी का सम्मिश्रण माना जाता है। यानी कि बुद्ध काल और मौर्य काल में जन सामान्य की भाषा क्या रही? प्राकृत। आप गौर से ध्यान रखना कि गौतम बुद्ध के जो धर्मोपदेश हैं, महावीर स्वामी के जो धर्मोपदेश हैं, वो प्राकृत में, जबकि धर्म ग्रंथों की रचना अर्धमागधी और पाली में की गई, लेकिन धर्मोपदेश प्राकृत में। यानी कि उस समय की लोकप्रिय भाषा। जो अशोक के अभिलेख हैं, भारत में पाए जाने वाले अशोक के अभिलेख प्राकृत में। अशोक के अभिलेख में देखोगे आप, ग्रीक भी है, आर्माइक भी है, प्राकृत भी है, लेकिन अशोक के जो भारत में पाए जाने वाले अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में। यानी कि अशोक का एक अभियान था, एक लक्ष्य था, एक भाषा, एक लिपि, एक देश वो विकसित करने का, जो सांस्कृतिक एकीकरण का आदर्श था अशोक का, वो देखने को मिलेगा। तो वहाँ प्राकृत भाषा का वर्चस्व था। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो जब आगे बढ़ोगे आप तो पोस्ट मौर्यन पीरियड आएगा, यानी कि मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में आप देखोगे तो प्राकृत बनाम संस्कृत का अस्तित्व शुरू हो जाएगा। प्राकृत बनाम संस्कृत में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा, यानी कि कुछ दस्तावेज प्राकृत में दिखाई देंगे और कुछ दस्तावेज संस्कृत में दिखाई देंगे। जूनागढ़ का अभिलेख आप देखो, प्राकृत और संस्कृत का सुंदर समन्वय माना जाता है। जूनागढ़ का अभिलेख, जिसमें 4 शासकों का नाम मिलता है। पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, फिर जो है स्कंदगुप्त का, फिर आप देखोगे रुद्रदामन का। यानी कि प्राकृत और संस्कृत का सबसे सुंदर समन्वय। और भारत में संस्कृत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख अगर देखा जाए तो जूनागढ़ का अभिलेख, जो 150 एडी का है, यानी कि मिड ऑफ 2nd सेंचुरी एडी का है जूनागढ़ अभिलेख। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखना है कि इस काल में, जैसे आप शुंग दस्तावेज देखो, शुंग काल के तो संस्कृत में है। मत्स्य पुराण, मनुस्मृति का प्रमाणिक संकलन शुंग काल में तैयार किया गया। वहीं प्राकृत में आप देखो, जैसे सातवाहन के दस्तावेज हैं प्राकृत में हैं। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ोगे आप, जो गोल्डन पीरियड रहा, गुप्ता पीरियड, जिसको हम लोग गोल्डन पीरियड मानते हैं, गुप्त काल, स्वर्ण काल की अवधारणा आती है। और यहाँ संस्कृत हो जाएगी राजभाषा। संस्कृत को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया। वैष्णव धर्म राजधर्म बन गया, गरुड़ इनका राजकीय चिन्ह बन गया और संस्कृत इनकी राजभाषा बन गई। यानी कि यहाँ आप देखोगे तो नौकर चाकर भी संस्कृत बोलने लगा। और ये बात आप देखोगे हर्ष काल में भी दिखेगी। यानी कि गुप्त काल के जितने अभिलेख हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितनी प्रशस्तियां हैं, जितने सिक्के हैं, ऑल आर इन संस्कृत लैंग्वेज, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा। हर्ष काल में भी आप देखोगे बाण भट्ट की रचनाएं, हर्षचरित, यानी कि बाण भट्ट की रचनाएं जो हैं, कादम्बरी, हर्षचरित, पूर्व पीठिका, चंडी शतक, पार्वती परिणय, जितनी भी रचनाएं हैं संस्कृत में हैं। हर्ष के भी नाटक हैं संस्कृत में, हर्ष के द्वारा जो लिखे गए हैं, जैसे रत्नावली है, प्रदर्शिका है, नागानंद है, संस्कृत में लिखे गए हैं। इसके बाद आप देखोगे कि पूर्व मध्यकाल, गुप्त काल के बाद जो शुरू होगा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा, यानी कि अरबी बनाम संस्कृत बनाम फारसी। ये चीज ध्यान रखना। यानी कि पूर्व मध्यकाल में अगर वर्चस्व आप देखोगे तो संस्कृत और अरबी का वर्चस्व है। आर्यभट्ट की रचनाओं का, यानी कि संस्कृत अरबी में अनुवाद किया गया। कलीला व दिमना के नाम से
जो है पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया, चचनामा, और एक तरह से कह लीजिए कि अल-बरूनी का किताबुल हिंद सब अरबी में लिखे गए। जो सिंध का इतिहास है चचनामा, वो अरबी में लिखा गया। यानी कि पूर्व मध्यकाल में आप देखोगे तो जब अरबी आक्रमण होता है तो अरबी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। दक्षिण भारत में आप देखो तो एक तरह से रीजनल लैंग्वेजेज हैं। संस्कृत, जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, संस्कृत भाषा का प्रभाव, भक्ति आंदोलन, रीजनल भाषाएं भी उसमें डेवलप होंगी। और इसके बाद आप फारसी को अगर देखो आप, तो महमूद गजनवी के शासनकाल के दौरान जो शाहनामा है फिरदौसी का, फिरदौसी फारसी भाषा के पहले विद्वान हैं और शाहनामा उनकी रचना है, फारसी में है, वो पहला ग्रंथ है फारसी का भारत में। यानी कि वहाँ से शुरू होता है फारसी, और इसके बाद आप देखोगे पर्शियन लैंग्वेज ही राजभाषा बन जाएगी। यानी कि मध्यकालीन भारत में अगर आपको अवलोकन करना है, यानी कि मध्यकालीन भारत के अधिकांश समस्त दस्तावेज, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मुगल काल हो, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, मुगल वंश, यानी कि दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश की भाषा क्या रही? फारसी रही। यानी कि अब आप देखोगे कि फारसी भाषा और फारसी लिपि है जो 1206 से लेकर और 1835 तक ये भाषा का माध्यम बनी रहेगी। यानी कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इंटायर दिल्ली सल्तनत और मुगल इंडिया में आप मीडियम ऑफ लैंग्वेज देखोगे तो एक तरह से पर्शियन लैंग्वेज, अरबी इनके क्रियाकलाप की भाषा थी। उर्दू का विकास हुआ नहीं था। उर्दू का विकास आप देखोगे मोहम्मद शाह रंगीला से पहले नहीं होगा। दक्कन से वली दक्कनी साहब, वली दक्कनी आएंगे जो आधुनिक उर्दू शायरी के पहले जनक माने जाते हैं, यानी कि आधुनिक उर्दू शायरी के जनक वली दक्कनी, जो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में मिलते हैं। यानी कि आप देखोगे उर्दू का विकास रंगीला से पहले नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से पर्शियन लैंग्वेज आप देखोगे तो पूरा अंग्रेजों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा आगमन हुआ तो पूरा पर्शियन लैंग्वेज थी। यानी कि मकतब, मदरसे और बहुत एडवांस कल्चर था, यानी कि एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस था। हमारे ओरिजिनल दस्तावेज इस तरह से मिलते नहीं हैं, अंग्रेज उसकी जो है पतित अवस्था में बताते हैं, लेकिन हमारे जो कल्चर थे, हमारे जो सेंटर थे, आप प्राचीन भारत में भी देखो तो एक एक सेंटर थे हमारे। मेटलर्जी की शिक्षा होती थी, अमरावती स्कूल ऑफ सेंटर था, अमरावती विद्यालय था, वहाँ मेटलर्जी पढ़ाया जाता था, धातु विद्या पढ़ाई जाती थी। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में था, आप सोचो कि यानी प्लास्टिक सर्जरी की शिक्षा दी जाती थी। उज्जैनी में था, उज्जैनी एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था जहाँ भास्कराचार्य एक तरह से अध्यापन के रूप में प्रसिद्ध रहे। आर्यभट्ट को देखो आप, ब्रह्मगुप्त को देखो आप, यानी कि गोल्डन ईरा था। 9 रत्न थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे उज्जैन नगरी में। उज्जैन बहुत बड़ा सेंटर था, कांचीपुरम बहुत बड़ा सेंटर था। सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी मानी जाती है। बौद्ध धर्म का जो केंद्र था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। शासन प्रशासन के क्षेत्र में जो पढ़ाई होती थी पॉलिटिकल साइंस वगैरह की, उसके लिए फेमस था वल्लभी विश्वविद्यालय। और आप देखो कि जो है एक तरह शारदा पीठ था कश्मीर में, और एक आप देखोगे कि तंजौर के क्षेत्र में जो है एक टेम्पल यूनिवर्सिटी थी, बृहदेश्वर टेम्पल यूनिवर्सिटी, कांचीपुरम यूनिवर्सिटी। तो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक जो है जाल बिछा हुआ था इंडिया में। मध्यकालीन भारत में भी आप देखोगे तो गोलकुंडा है, हैदराबाद है, खानदेश है, जौनपुर है, ये शिक्षा के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में शिक्षा का बहुत विकास हुआ था। लेकिन जब हम लोग अंग्रेज भारत में आते हैं, आधुनिक भारत में शिक्षा को हम लोग देखते हैं, तो जाने अनजाने मन में एक तरह से कह लीजिए कि अनैच्छिक रूप से अंग्रेजों ने इस सेक्टर पर ध्यान दिया और बहुत बाद में इसको ध्यान दिया।
क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर शिक्षित कर देंगे, और कहा भी जाता है कि पश्चिमी हथौड़ा से पूरब वालों ने पश्चिम वालों का सिर कुचल दिया। और वो पश्चिमी हथौड़ा क्या था? द लर्निंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि द नॉलेज ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा विलंब से आप देखो आरंभ धीरे धीरे होगी, और पर्शियन एजुकेशन यहाँ तक मीडियम ऑफ एजुकेशन बनी रही। तो एक ओवरऑल रिव्यू हम लोगों ने देखा कि शिक्षा का कैसे कैसे विकास हुआ। अब हम लोग शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया में शिक्षा को कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम लोग आधुनिक भारत के तरफ, शिक्षा के विकास को देखते हैं कि आधुनिक भारत में कैसे कैसे जो है शिक्षा का विकास हुआ। दुनिया में एक सर्वे ध्यान रखना है कि भारत में कहा जाता है कि पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस आता है। भारत में अगर प्रेस का विकास देखा जाए, जो भावाभिव्यक्ति का बड़ा सशक्त माध्यम रहा है, जो सरकार की बातों को जनता तक, जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने का एक बड़ा बेहतरीन मीडियम रहा है, प्रेस है, मीडिया है। और ये जो कम्युनिकेशन के माध्यम रहे हैं, प्रेस जो एक तरह से अग्नि में घी का काम किए हैं पूरा संचार करने में, उसकी शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा होती है। अगर आप विश्व में देखो तो विश्व में जो प्रेस की शुरुआत होती है वो गुटेनबर्ग के द्वारा जर्मनी में होती है, और 1450 के आसपास, यानी कि 15वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में भारत में पुर्तगालियों के द्वारा शुरू हो जाती है, और 17वीं शताब्दी में बम्बई में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना हो जाती है। लेकिन 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में कहीं जाकर न्यूज़पेपर आता है, यानी कि 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा पहली बार सफल रूप से समाचार पत्र निकाला गया, द बंगाल गजट। उससे पहले आप देखोगे तो 1776 में विलियम बोल्ट्स को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। तो वो जो है विलियम बोल्ट्स जो है समाचार पत्र का प्रकाशन करना चाह रहा था, लेकिन उसको डिपोर्ट कर दिया गया, लंदन भेज दिया गया। यानी कि भारत का पहला न्यूज़पेपर अगर देखा जाए तो साप्ताहिक अंग्रेजी में द बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की का निकला 1780 में। तो एक हम लोग रिव्यू अगर इसका देखें कि यानी कि प्रेस, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस को अगर देखें पूरे विश्व में, तो अगर ओवरऑल इसका विकास विश्व से लिया जाए तो ये 15वीं सदी में गुटेनबर्ग के द्वारा जर्मनी में शुरू होता है छापाखाना, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस। और भारत में अगर इसको देखा जाए तो 16वीं सदी में है, और 16वीं सदी में आप देखोगे तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया, पुर्तगाली प्रयास से लाया गया, और गोवा में 1550 में लाया गया, और 1557 में पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, गोवा में स्थापित हुआ। तो ध्यान रखना है, पुर्तगालियों की देन है। और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि पहली पुस्तक जो है जो प्रकाशित हुई वो गोवा में ही प्रकाशित हुई 1557 में। अच्छा, अंग्रेज भी इन्हीं के प्रेस से जो है प्रिंट करते थे, और अंग्रेज भी इन्हीं पर निर्भर होते थे। तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू की खेती शुरू किया गया, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक के स्टाइल में चर्च बनवाने की कला शुरू की गई, जिसको आप पढ़ चुके हो। इसके बाद आप आओगे जब 17वीं सदी, तो आप 17वीं सदी में देखोगे कि 17वीं सदी में अंग्रेजों ने, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बम्बई में 1684 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी जाती है। लेकिन आप देखो कि लगभग आप देखो कि 100 वर्षों तक कोई न्यूज़पेपर्स नहीं आता है। इसके बाद 18वीं सदी में न्यूज़पेपर्स की शुरुआत हो रही, और इसमें आप देखोगे तो पहला जो प्रयास किया गया 1776 में विलियम बोल्ट्स के द्वारा पहला प्रयास किया गया, लेकिन ये असफल रहा। और पहला जो सफल प्रयास किया गया वो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा
जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा पहली बार द बंगाल गजट करके निकला। द बंगाल गजट, बंगाल गजट करके समाचार पत्र निकला और ये अंग्रेजी में था और साप्ताहिक हुआ करता था, क्योंकि पहले दौर में जो समाचार पत्र हुआ करते थे वो एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे। वो मनोरंजन के एक साधन थे, उनसे बहुत कोई डर नहीं रहती थी कि नीतियों का पर्दाफाश हो जाएगा या इस तरह। और उनकी जो क्षेत्र थे बड़े सीमित थे, अधिकारियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, इस तरह से। तो वो कोई बहुत ज़्यादा उसको एक तरह से कह लीजिए कि वो रूप नहीं आया। इसीलिए आप देखोगे कि पहले दौर के जो समाचार पत्र रहते हैं वो साप्ताहिक रहते हैं। और पहली बार आप देखोगे जो भारत में विदेश नीति का सूत्रधार रहता है अंग्रेजों के, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट का संकट, टीपू सुल्तान का अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जो है पत्राचार करना, तो उसको आप थोड़ा सा आइडिया लगाओगे, जब समझ विकसित करोगे तो आपको निकल कर आएगा कि लॉर्ड वेलेज़ली, जो सहायक संधि वाला लॉर्ड वेलेज़ली है, उसी के समय में पहली बार सेंसरशिप एक्ट आएगा 1799, और 1799 में ही टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया। तो लॉर्ड वेलेज़ली के समय में सेंसरशिप एक्ट आता है, तो उसको हम लोग अलग से रिव्यू करेंगे। यहाँ केवल हम लोग ये देख रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा को कैसे डेवलप करेंगे हम लोग। यानी कि 1780 का समय आ गया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और भारत में राजा राम मोहन राय को आधुनिक प्रेस का संस्थापक भी माना जाता है। ब्रह्मनिकल मैगजीन, वेद मंदिर, प्रज्ञाचाद, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ढेर सारे पत्र पत्रिकाओं के संपादक निकले। ये गिफ्ट टू मोनोथिज्म, मिरातुल अखबार को जो है लाइसेंसिंग एक्ट आया एडम्स का, उस पर इसको बंद कर दिया गया। तो पूरी एक हिस्ट्री आपको पता रहना चाहिए कि कैसे कैसे आप डेवलप करोगे। जब भी क्वेश्चन मेंस में आएगा शिक्षा का विकास, समाचार पत्रों का विकास, तो उसको आप डेवलप कैसे करोगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, अपनी बात को कैसे रखोगे आप सिस्टमेटिक तरीके से, और उसके बाद डेवलप कैसे करोगे या फिर कंक्लूड कैसे कर दोगे। 3 स्टेप्स में आपको जवाब देना है आज के दुनिया में। बहुत ही इजी है, ज्ञान बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए हमें साधना करना पड़ेगा और तपाना पड़ेगा, तब वो ज्ञान आपको सूट करेगा, नहीं तो सूट ही कर देगा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा ये जो है एक तरह से कह लीजिए कि द बंगाल गजट निकाला गया, और पहला सेंसरशिप आ जाए तो 1799 लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा पहला सेंसरशिप एक्ट। इसके बाद फिर लाइसेंसिंग एक्ट, फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर आप देखोगे इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट, प्रेस एक्ट, फिर इंडियन प्रेस एक्ट, फिर इंक्वायरी कमेटी आ जाएगी तेज बहादुर सप्रू का, फिर इमरजेंसी पावर एक्ट आ जाएगा, फिर लास्ट में प्रेस इंक्वायरी कमेटी आ जाएगी 1947 में। तो एक रिव्यू आपको दिमाग में रखना है कि हम कैसे पढ़ेंगे समाचार पत्रों का विकास, कैसे पॉइनियर को कैसे याद करोगे आप, स्टेट्समैन को कैसे याद करोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिशन कब से आ रहा, 1861 से आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिशन आ रहा, जो पहले बॉम्बे टाइम्स था, यानी कि एक तरह से 1838 में, वही बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम उसको रिव्यू करेंगे। तो एक चीज़ हमें दिमाग में रखना है कि भारत में जो शिक्षा का डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं, अब यहीं से हम लोग देखेंगे कि भारत में जो शिक्षा की स्थिति है उस पर जो फोकस करने वाला व्यक्ति है वो आप देखोगे तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में, यानी कि पहली बार किसी व्यक्ति के द्वारा इंडिविजुअल इफर्ट से कोई संस्था आ रही है, तो वो आप देखोगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा आ रही है। यानी कि इंडिविजुअल इफर्ट से अगर देखा जाए तो पहला प्रयास जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया, जो बंगाल का आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रहता है वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी के समय में 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जाती है।
मकतब मदरसे कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जाती है। मकतब जो प्राइमरी एजुकेशन होते थे, मदरसे जो बड़े बड़े यानी कि शिक्षा संस्थान होते थे, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि जो अरबी फारसी है उसको प्रमोट करने के लिए, प्राच्य शिक्षा को एक तरह से प्रमोट करने के लिए जो है मदरसे की स्थापना की गई। वो भी किसके इंडिविजुअल प्रयासों से, तो कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक व्यक्ति है विलियम जोन्स, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई। विलियम जोन्स यानी कि भारत के गौरवमयी अतीत को उजागर करने वाला, अगर अंग्रेज देखा जाए कि भारत का जो ब्रिलियंट पास्ट है, जो भारत के गौरवमयी अतीत जो छिपे हुए हैं लिटरेचर में, उसको जानने का अगर उत्सुकता किसी अंग्रेज में रही तो विलियम जोन्स, और उसके लिए उसने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर दिया 1784। और इसी के अंतर्गत आप देखोगे ढेर सारे अनुवाद हुए, जैसे श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद, हितोपदेश का अनुवाद, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद, गीत गोविंद का अनुवाद, मनु स्मृति का अनुवाद, ये कोड ऑफ हिंदू लॉ करके मनु स्मृति का अनुवाद, जितने अनुवाद मैक्सिमम, यानी कि हमारी जो प्राचीन विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसका जो मौलिक स्रोत है वो लिटरेचर में कहीं ना कहीं है। आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इसमें विरासत दिख रही, जो एंशिएंट हेरिटेज है, जो मेडाइवल हेरिटेज है। यानी कि हम भारत के मानसिकता को समझना है तो उसके हम लिटरेचर को समझेंगे, क्योंकि साहित्य जो है समाज का आईना होता है और उस आईना में समाज का परिदृश्य दिखेगा। यानी कि उसके मानसिकता को पकड़ने के लिए हमें उसके साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे मुस्लिम समाज को जागरूक करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने 1864 में गांजीपुर में आप देखो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कर दिया, जाना जाए, समाज को जाना जाए। जैसे देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट है, तो ये जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, तो यहाँ आप देखोगे कि 1784 में श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद प्रस्तुत किया गया विल्किंस के द्वारा, और 1787 में आप देखोगे तो हितोपदेश का अनुवाद प्रस्तुत किया गया, हितोपदेश। और ये दोनों का अनुवाद किसने प्रस्तुत किया? विल्किंस ने प्रस्तुत किया। यानी कि हितोपदेश जो है, जो नारायण पंडित की रचना है, ये तो श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता आप सोचो, जो कृष्ण को संदेश देते हुए अर्जुन ने बताया, कृष्ण के माध्यम से संसार को संबोधित करते हुए, श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद विल्किंस के द्वारा, यानी कि संस्कृत से जो है एक तरह से कह लीजिए कि अंग्रेजी में हुआ, और हितोपदेश का अनुवाद हुआ। इसके बाद आप देखोगे कि विलियम जोन्स के द्वारा 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद, कालिदास की रचना है, संस्कृत में हो रहा है। और 1792 में गीत गोविंद जो जयदेव की रचना है, गीत गोविंद जो जयदेव की रचना है, इसका भी अनुवाद संस्कृत में हो रहा है, और किसके द्वारा? जोन्स के द्वारा। और इसी वर्ष आप देखोगे तो मनु स्मृति का कलेक्शन जो है, मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है कोड ऑफ हिंदू लॉ करके, यानी कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ हिंदू लॉ करके, कोड ऑफ हिंदू लॉ करके मनु स्मृति का अनुवाद हो रहा। क्योंकि यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मत्स्य पुराण है, मनु स्मृति है। यानी कि समाज के कल्चरल सेटअप को जानना है, समाज के अगर रिलीजियस सेटअप को जानना है, तो ये हमारे विरासत के ग्रंथ हैं। मनु स्मृति है, पुराण है,
अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है, बैकबोन ऑफ इंडियन कल्चर को जानना है, तो पुराण, जिसको पांचवा वेद का नाम दिया जाता है, यानी कि इस प्रकार से शोध अनुसंधान को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी में एक पत्रिका निकलती थी एशियाटिक रिसर्चेज करके, एशियाटिक रिसर्चेज पत्रिका आती थी जो शोध अनुसंधान करने के बारे में निकलती थी। वो पूरे पत्रिका को जो है एक तरह से देखो आप, तो उसमें भी शोध अनुसंधान वो दिखाई देगा। यानी कि ये जो दौर है, तो इसे हमने ध्यान रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और इसी दौर में आप देखोगे एक और डेवलपमेंट होता है, यानी कि 1791 में बनारस में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रहते हैं जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना होती है। अब आप देखो अंग्रेजों की स्थिति, संस्कृत विद्यालय जो बाद में संपूर्णानंद महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ये बनारस में अंग्रेजी रेजिडेंट होता है जोनाथन डंकन। उसके प्रयासों से संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना होती है बनारस में। और यहीं पर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है, यानी कि 1792 में एक व्यक्ति मिलता है चार्ल्स ग्रांट। इसको ध्यान रखना, चार्ल्स ग्रांट वाज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम। ये जो चार्ल्स ग्रांट है, ये आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का जनक माना जाता है। और इसने पूरा स्टडी किया, और इसने पूरा एक जो ग्रेट ब्रिटेन की एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति करके एक पुस्तक निकाला जो है, और उसमें इसने पूरा ओवरऑल स्थिति का अध्ययन किया। ग्रेट ब्रिटेन की एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस ऑफ एशियन सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन करके इसका एक ऑब्जर्वेशन है, एक टिप्पणी है इसकी, एक पुस्तक है उसका। उसमें उसने पूरा ओवरऑल अध्ययन किया, और उसने बड़ा उसमें गलत एक तरह से कमेंट किया, और उसमें कहा कि जो है कि नहीं, भारतीय जो है नैतिक रूप से पतित, असभ्य के रूप में, यानी कि बैड सेंस में दिखाया है कि नैतिक रूप से पतित है, और इनके उभारने का, इन्हें सिविलाइज्ड बनाने का एकमात्र माध्यम है कि एजुकेशन। यानी कि पूरी तरह से चार्ल्स ग्रांट को अग्रिम और एक तरह से एडवांस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कारण ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम। आंग्ल शिक्षा का आप जनक देखोगे तो लॉर्ड मैकाले, लेकिन अगर पाश्चात्य, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का जनक देखा जाए तो ये चार्ल्स ग्रांट। इसके बाद आप देखोगे तो 1700, यहीं पर आप देखोगे 1799 में एक सेरामपुर त्रयी के नाम से, सेरामपुर त्रयी, भारत में जो भी शिक्षा का विकास पहली बार हुआ उसमें अगर आप देखोगे इंडिविजुअल एफर्ट, तो डेनमार्की ईसाई मिशनरियां जिगन वेल्स और ल्यूसा के द्वारा दक्षिण भारत से इसका प्रचार प्रसार शुरू किया जा रहा, यानी कि 1700, यानी कि 18वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में ही शुरू कर दिया गया। क्योंकि कोई वैलिड रूप से तो वो तो 1718 यानी कि 1813 के एक्ट के बाद आएंगे ईसाई मिशनरी भारत में, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो 1700 बहुत पहले ही 1706 में डेनमार्क की ईसाई मिशनरियों के द्वारा, डेनमार्क की ईसाई मिशनरियों के द्वारा दक्षिण भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। दक्षिण भारत में, यानी कि पहले आ जाए कि शिक्षा का प्रचार प्रसार कहाँ से शुरू हुआ, तो दक्षिण भारत से शुरू हुआ। और इसमें जिगन वेल्स और ल्यूसा के प्रयासों से शुरू किया गया। ये दो ईसाई मिशनरियां थी।
लेकिन वही चीज़ आप देखोगे 1799 में श्रीरामपुर बंगाल में 3 जो है त्रयी यानी कि तिकड़ी के रूप में थे, जिसमें विलियम कैरे, वार्ड और मार्शमैन। इन्हें ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन आता है, कैरे, वार्ड और मार्शमैन। यानी कि बंगाल में जो है इनकी एक बस्ती बनाई गई बंगाल में, और उसका विरोध भी किया गया, और बाद में आप देखोगे इन पर प्रतिबंध भी लगाया गया था, और एक तरह से गवर्नर जनरल की तरफ से। लेकिन इनके द्वारा जो है देसी भाषा में वो उसका बाइबिल का एक तरह से कह लीजिए स्थानीय भाषा में अनुवाद कराया गया, और इनके द्वारा जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें सबसे बड़ा हेडक्वार्टर कौन था? श्रीरामपुर, जो डच की बस्ती थी। श्रीरामपुर डचों का ठिकाना था, जैसे पुर्तगीज हैं, फ्रांसीसी हैं, डच हैं, डेनिश हैं, स्वीडिश हैं। तो श्रीरामपुर त्रयी के नाम से, तिकड़ी के नाम से मशहूर रही। ये जो है विलियम कैरे, वार्ड और मार्शमैन। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद आप देखोगे तो शिक्षा के क्षेत्र में एक जो है बहुत बड़ा कॉलेज आता है, फोर्ट विलियम कॉलेज। यानी कि 1800 ईस्वी में आप देखोगे तो फोर्ट विलियम कॉलेज आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा मशहूर रहा है, और लॉर्ड वेलेज़ली के समय का रहा है। लॉर्ड वेलेज़ली के समय में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, और ये टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर सिविल सर्वेंट्स, नागरिक सेवकों को ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए कॉलेज अस्तित्व में आता है, फोर्ट विलियम कॉलेज। यानी कि जो नागरिक सेवक हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, क्योंकि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज माना जाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो जो सिविल सर्विसेज है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। और फिर ये जो है बंद हो जाता है, और फिर वही ईस्ट इंडिया कॉलेज हैलीबरी, यानी कि ये जो है 1802 में बंद हो जाता है, और 1806 में फिर हैलीबरी कॉलेज में ट्रेनिंग दी जाने लगी, लंदन का हैलीबरी कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज आप याद रखो, फोर्ट विलियम। अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो जब कंपनी हम लोग पढ़ रहे थे तो जॉब चार्नक के द्वारा आपने देखा कि जो है 1698 में जॉब चार्नक के द्वारा कलकत्ता को बसाया गया, और 1699 में फोर्ट विलियम किले की स्थापना की गई, यानी कि विलियम किला। और 1700 ईस्वी में आया बंगाल प्रेसिडेंसी, और उससे 100 वर्ष जोड़ लोगे तो 1800 ईस्वी में आएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद आप देखोगे तो शिक्षा के क्षेत्र में जो एक बहुत महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट आता है 1813 का सेकेंड चार्टर एक्ट, ये बड़ा मशहूर रहा, लैंडमार्क रहा शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको हम लोग कहते हैं कि धर्म समाज। कई बार इसको आपने पढ़ा है, धर्म समाज, व्यापार या एकाधिकार अर्थ और शिक्षा। सबसे महत्वपूर्ण जो इसका पार्ट रहा शिक्षा के क्षेत्र में, एक माइलस्टोन का काम करता है। यहीं से आप देखोगे ईसाई मिशनरियों को भारत आने की खुली छूट मिल जाती है। यानी कि ईसाई मिशनरियों को भारत आने की खुली छूट मिल जाती है, और समाज के क्षेत्र में यानी कि सामाजिक कुरीतियां, रीति रिवाज और परंपराओं में अंग्रेजों के द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप किया जाएगा। इसको आप ध्यान से रखना। इस चार्टर एक्ट की क्या विशेषता है, कैसे इसको बनाया गया, इसकी परिस्थितियां क्या है। आगे चल के हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो इस पर फोकस करेंगे हम लोग कि उस समय ग्लोबल परिस्थितियां क्या थी, यानी कि व्हाट वेयर द सर्कमस्टांसेस विच वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमिंग ऑफ दिस चार्टर एक्ट। ये आज्ञा पत्र क्यों आया,
और ऐसे परिवेश में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो 1600 ईस्वी से बना रहा, वो अचानक कैसे खत्म हो गया। इसका मतलब कि उपनिवेशवाद की जो पॉलिसी बनी हुई है उसके अनुसार गाइडेड हो रहा भारत। जो ब्रिटेन में उपनिवेशवाद की विविध नीतियां तैयार की गई, जो इस समय का चरण है, यानी कि 1813 से लेकर 1857 तक जो चरण है उसको फ्री ट्रेड चरण कहा जाता है। जो भारत सोने की चिड़िया के रूप में था, जो भारत केवल निर्यात के लिए प्रसिद्ध था, उसको कच्चे माल का निर्यातक बना के रख दिया गया और तैयार माल का आयातक बना के रख दिया गया। यानी कि इस समय जितनी भी नीतियां चल रही हैं वो किसके अनुसार चल रही हैं? औद्योगिक पूंजीवाद के अनुसार चल रही हैं, फ्री ट्रेड के अनुसार चल रही हैं। यानी कि जो बुलियन आता था वो भी रुक गया। अब उनको एक इंटीग्रेटेड मार्केट चाहिए और उस मार्केट के लिए एक बेहतर उपभोक्ता की तलाश है। खपत कहाँ करेंगे? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रही है ब्रिटेन में और उसके लिए इनको बेहतरीन जो है एक तरह से कहीं कच्चा माल चाहिए और उसको खपत करने के लिए एक मार्केट चाहिए और सामान लेने के लिए बेहतर उपभोक्ता चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई। तो एक तरफा आप देखोगे निर्यात होगा, उसके बदले में हमें कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो इस चार्टर एक्ट को ध्यान रखना। यहीं पर अंग्रेज क्या कहते हैं कि अब हम भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेंगे। तो इससे ये लगा कि अब एक नए युग में नए तरीके से भारत प्रवेश कर रहा है और ये अंग्रेज अब शिक्षित करने का बीड़ा उठा रहे हैं। लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ा विवाद के रूप में उभरा। आप देखोगे आगे चल के ये बहुत बड़ा, इसी को हम लोग आंग्ल प्राच्य विवाद कहते हैं, जो बार बार हम नाम लेते थे कि यही जो है एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट के रूप में जाना जाता है। इसको आप समझना जरा, एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट हो जाता है, यानी कि आंग्ल प्राच्य विवाद के रूप में मशहूर हो जाता है। यानी कि आंग्ल प्राच्य विवाद कि हम किस भाषा की बात कर रहे हैं, क्या हम एंग्लो की बात कर रहे हैं, आंग्ल की, कि ओरिएंटल भाषा की बात कर रहे हैं, क्या हम अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं या अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं। इस पर बहुत बड़ा एक विवाद हो गया, क्योंकि इसमें तो उस तरह का कुछ कहा नहीं गया कि हम 1 लाख रुपया किस पर खर्च करेंगे। और बाद में जो है जब ये विवाद हो गया तो एक लोक शिक्षा समिति बनी। इसको भी ध्यान रखना है, 1823 में एक लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया जो 10 सदस्यीय थी। लोक शिक्षा समिति पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी या पब्लिक एजुकेशन कमेटी करके बनी, जो 10 सदस्यीय थी। 10 सदस्य थे और बराबर बराबर थे, और जिसका हेड जो है मैकॉले था। यानी कि प्राच्य समर्थक आप देखोगे 5 सदस्य हैं और पाश्चात्य समर्थक 5 सदस्य हैं, बराबर बराबर हैं। और इसमें मैकाले है हेड ऑफ। 10 सदस्य है, 5-5 हो जाते हैं, जिसमें आप देखोगे कि इसमें जो है प्रिंसेप हैं, विल्सन है और एक तरह से कह लीजिए कि मिंटो फर्स्ट हैं, और एक तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, और एक तरह से कह लीजिए डंकन है, जो जोनाथन डंकन थे। और इधर मैकाले हैं, और मैकाले के साथ आपके जो है एक तरह से कह लीजिए कि ट्रेवेलियन है। और इसमें आप देखोगे तो राजा राम मोहन राय भी हैं, राम मोहन राय इधर की तरफ हैं। और जो है एल्फिस्टन है, मुनरो और एल्फिस्टन है। तो ये आप देखोगे कि बराबर बराबर स्थिति है। उधर डंकन, प्रिंसेप, विल्सन, मिंटो, वॉरेन हेस्टिंग्स एक तरफ जो चाह रहे हैं प्रत्य शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं, और ये पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं, और बराबर बराबर ये रहे, इसलिए ये डिस्प्यूट समाप्ति नहीं हुआ। और ये जो डिस्प्यूट था कि किस भाषा को प्रमोट किया जाए,
ये आगे चल के आप देखोगे तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा एक घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। यानी कि 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले एक घोषणा पत्र तैयार करता है, और उस समय जो है गवर्नर जनरल रहते हैं कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना कि ये डिस्प्यूट जो है बाद में कहाँ जाकर समाप्त हो रहा है, तो 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने प्रस्तुत किया इसे, मैकाले स्मरण पत्र को प्रस्तुत किया, और इसे 7 मार्च को बेंटिंग ने अप्रूवल दे दिया, और 7 मार्च को ये स्वीकार कर लिया गया बेंटिंग के द्वारा। तो ये मैकाले स्मरण पत्र है, मैकाले घोषणा पत्र है, और इसी में ये कहा गया कि शिक्षा जो है, यानी कि ऑल लैंग्वेजेस आर डाइंग लैंग्वेजेस एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेजेस, यानी कि जो उन्नति और प्रगतिशील भाषा के रूप में है, जो एक तरह से संस्कारित भाषा है, जो प्रगतिशील है, वो अंग्रेजी भाषा है। बकिया सब मरड़ा सन भाषा और अंधविश्वासों का भंडार मात्र बताया गया। और एक उसने टिप्पणी किया कि जो अरब और भारतीय जो साहित्य हैं, वो एक तरह से तुलना करता है कि यूरोप के एक लाइब्रेरी के, एक अलमीरा के एक रैक से तुलना करता है, समस्त अरबी और भारतीय साहित्य से बेहतर बताता उसको। इस तरह की मानसिकता का था लॉर्ड मैकाले। ये 17 वर्षों तक आप देखोगे भारत में रहता है, तरह तरह का जो है, और इसी में लॉ मेंबर भी रहता है। 1833 का जो चार्टर एक्ट बनता है उसको में विधि सदस्य भी रहता है ये। और मैकाले के द्वारा ही जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी एक आई, यानी कि जो डीएफटी थियरी थी, जो एक तरह से कह लीजिए छनन का सिद्धांत था, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। ये हमें समझना है कि अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत क्या है, जिसको हम लोग डीएफटी थियरी कहते हैं। इसको जरूर समझ लेना। इसको हम लोग कहते हैं क्या? डाउनवर्ड फिल्टरेशन। फिल्टर होके आएगी अंग्रेजी, छन छन कर आएगी। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, या विप्रवेशन भी इसको कहते हैं। हिंदी थोड़ा सा ध्यान रखना आप। विप्रवेशन का सिद्धांत अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत है, जिसमें ये कहते हैं कि कुछ लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान कराया जाए और इनसे जो है नीचे छन छन कर अंग्रेजी आएगी। यानी कि समाज के जो है कुछ लोगों को, यानी कि उच्च वर्गीय तबके को, जो एक तरह से संपन्न है, जो एक तरह से संपन्न तबका है, उसको एक तरह से जुटा लिया जाए और उसको अंग्रेजी का ज्ञान करा दिया जाए, और वहाँ से अंग्रेजी फिल्टर होके उनके मुख से अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्टर थियरी, फिल्टरेशन थियरी इन फिल्टर होके आएगी। यानी कि उनके मुखार बिंदु से अन्य जगह वो, यानी कि कुछ लोगों को शिक्षित कर दीजिए, वो 10 के मल्टीपल में शिक्षित करते चले जाएंगे। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, राजा राम मोहन राय हैं, द्वारिका नाथ टैगोर हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, केशव चंद्र सेन हैं। यानी कि कुछ जो है चर्चित, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति को ये शिक्षा का सिद्धांत ये दे देना है, और बकिया उनके द्वारा जो उनके प्रयासों से सभी लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीएफटी थियरी का नाम देते हैं। और क्वेश्चन बनता है कि डीएफटी थियरी को सरकारी तौर पर लागू करने का श्रेय लॉर्ड ऑकलैंड को दिया जाता है। आप देखो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद चार्ल्स मेटकॉफ आएगा, जिसके समय में इंडियन प्रेस एक्ट आएगा, और उसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहते हैं। यानी कि भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता के लिए चर्चित रहा है कौन? एक तरह से कह लीजिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
लेकिन कैश करा लिया कौन, यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ, जो एक तरह से उसी के बाद आया और फिर वो जो है 1836 में चला जाता है। फिर लॉर्ड ऑकलैंड आता है, लॉर्ड ऑकलैंड के बाद एलन बरो आएगा, एलन बरो के बाद आएगा जो है लॉर्ड हार्डिंग, और लॉर्ड हार्डिंग के बाद आएगा लॉर्ड डलहौजी, और फिर आएगा लॉर्ड कैनिंग। यानी कि एक क्रम से आपको ध्यान रखना कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, जिस समय 1837 में बरेली कॉलेज की स्थापना होती है, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने इसको सरकारी नीति के तौर पर लागू किया। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि इसको सरकारी नीति के तौर पर किसने इंप्लीमेंट किया, तो लॉर्ड ऑकलैंड। लेकिन जब वुड का डिस्पैच आ जाता है, जब शिक्षा का संस्थागत विकास शुरू हो जाता है, तो इस नीति का परित्याग कर दिया जाता है। और वैसे भी आप देखोगे कि जो है हंटर तक जाते जाते बिल्कुल ये नीति समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच है 1854 में, उसमें पूरी तरह इसका परित्याग कर दिया जाएगा, इस नीति का। और इसके बाद 1844 में आप देखोगे तो 1844 में शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हो जाएगी। यानी कि नौकरी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सबके सभी में जो है एक तरह से कह लीजिए अनिवार्य कर दिया जाएगा, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना। तो एक तरह से धीरे धीरे आप देखोगे तो जन सामान्य तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह से फास्ट जो है इसका एक तरह से कह लीजिए अंग्रेजी भाषा का एक तरह से विकास हो रहा। इसके बाद आप देखो कि फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे, एक तो हम लोग देख लिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी कैसे क्या काम कर रही है। इसके बाद आप देखो कि शिक्षा के क्षेत्र में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट है वो एक लैंडमार्क का काम करता है। 1813 का जो चार्टर एक्ट है एक लैंडमार्क का काम करता है, और उसमें शिक्षा के बारे में एक तो व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त हो गया, दूसरे भारत में ईसाई धर्म या ईसाई मिशनरियों को खुली छूट मिल गई आने की। और वहीं पर आप देखोगे कि एक तरह से कह लीजिए कि सामाजिक और रीति रिवाज और परंपराओं के क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप किया जाने लगा। कहाँ 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट है वो क्या कहता है, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। यानी कि वो कहता है कि अब हम भारत के आंतरिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अब हम भारत में जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आक्रमण की नीति नहीं अपनाएंगे। अब जो प्रत्यभूत संधियां उसको हम वापस लेते हैं अवध और कर्नाटक के साथ, जो आईएएस में क्वेश्चन भी आया था। लेकिन दूसरी ओर आप देखोगे कहते तो हैं, लिखते तो कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आपने देखा कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं छोड़ा, हस्तक्षेप किया, जब जब इनकी आवश्यकता हुई तो इन्होंने हस्तक्षेप किया। और जबकि पीट्स इंडिया एक्ट कहता पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। और यहाँ आप देखो कहते हैं कि हम भारतीय समाज और जो है इसको प्रगतिशील बनाने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप करेंगे। फिर राजा राम मोहन राय एक तरह से कह लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, द्वारिकानाथ टैगोर, ढेर सारे समाज सुधारक मिल जाते हैं इनको, जो सती प्रथा, ठगी प्रथा और ढेर सारे जो है दास प्रथा को समाप्त करने का, कन्यावध, नरबली प्रथा, इनको प्रथाओं करने का अंग्रेजों से मदद लेते हैं। इसका मतलब कि इस ऐसे तो देखने से ये लग रहा कि ये हमारे समाज को प्रगतिशील बना रहे हैं, लेकिन नहीं, उसके आंतरिक जो इनका मंतव्य है कि व्हाट इज द इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया, तब वो चीज़ क्लियर हो जाएगा कि औपनिवेशवाद की नीतियां जो चल रही, यानी कि इनको बेहतर उपभोक्ता चाहिए और इनको एक तरह से कह लीजिए कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसको एक तरह से एकीकृत बाजार के रूप में यूज किया जा सके, यानी कि भारत में कहीं कोई अवरोध न हो। तभी आप देखो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधियां और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गोद निषेध का आरोप लगा के अधिग्रहण कर लिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ढेर सारा सुधार किया जा रहा है। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों की पॉलिसी बदल जाती है, यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद आप देखोगे अंग्रेज अपने को जो है भारतीय रीति रिवाज परंपराओं से अलग कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हमें याद रखना है। इसके बाद आप देखो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक जो है
1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है और यही कॉलेज आप देखो कि 1854 में प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में बदल जाता है। हमने बताया भी था कि यही कॉलेज जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में बदल जाता है और बाद में ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के रूप में 21वीं सदी में जो है ये उभरती। यानी कि किसी भी भारतीय के द्वारा अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने के लिए कोई सेंटर खोला गया तो वो राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज। उसके बाद आप देखोगे इन्हीं के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाती है। यानी कि वेदांत कॉलेज एक आंग्ल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है 1822 में। 1825 में कलकत्ता में आप देखोगे तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाएगी। वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाएगी। फिर अवलोकन किया जाए तो 1835 में आप देखोगे तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। यानी कि अगर उस समय आप देखो कि 1835 तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, यानी कि पहली बार कोई मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। और इसके बाद आप देखो तो 1844 में यानी कि शिक्षा जो है अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया, अंग्रेजी को अनिवार्य घोषित कर दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग का समय है, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, और इंग्लिश बिकेम कंपल्सरी फॉर द गेटिंग एनी जॉब। अब आप देखो यहाँ जो है अंग्रेजी को अनिवार्य घोषित कर दिया गया, यानी कि अपने खर्चे से लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखो कि इसी समय जो है एक तरह से कह लीजिए कि जो इसी दशक में आप देखोगे लॉर्ड डलहौजी जब आता है, लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में वो एक योजना आती है, एक आते हैं व्यक्ति यहाँ 1843 से लेकर 53 के बीच में, जेम्स थॉमसन, इनका नाम जरूर याद रखना। जेम्स थॉमसन करके हैं और जेम्स थॉमसन को कहा जाता है कि ये जो है जेम्स थॉमसन जो है ये एलजी रहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ये भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आप देखोगे जो अवध और ये वाला पूरा क्षेत्र है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर ये रहते हैं भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, और वहाँ ये शिक्षा योजना तैयार करते हैं। ये कहा गया है कि इन्होंने बड़ा उस पर दुख व्यक्त किया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो जो अंग्रेजी भाषा से अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है, वो उसका इन्होंने कड़ा विरोध किया। और इनके द्वारा जो है आप देखोगे तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को प्रोत्साहित किया गया, और इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उनकी स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, यानी कि एक तरह से वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो उसको कहा गया कि इनके प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ढेर सारे प्राइमरी स्कूल स्थापित हुए, और इसके बाद जो है अंग्रेजी मीडियम वाले जो स्कूल थे उसको बंद कर दिया गया। तो उसको जो है हल्का बंदी के नाम से जानते हैं, हल्का बंदी, यानी कि 1% शिक्षा का अधिभार लगाकर और इसको प्रमोट किया गया। यानी कि एक तरह से जो ग्रामीण एजुकेशन है, जो ग्रामीण शिक्षा है, यानी कि दूर दराज गाँव में, यानी कि गाँव में जो प्राइमरी स्कूल्स की स्थापना, उसमें बहुत बड़ा प्रयास रहा किसका, जेम्स थॉमसन। और यही जेम्स थॉमसन है जिनके प्रयासों से रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित होता है। तो इनको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के रुड़की में 1847 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होता है रुड़की में, इंजीनियरिंग कॉलेज। और जो एक तरह से 1844 में, वैसे तो आप देखोगे तो हिंदू कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी गई थी 1844 में ही,
लेकिन एक तो स्वतंत्र अगर देखा जाए रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो है तो वो 1847 का है। और इसी वर्ष आप देखोगे कलकत्ता में एक नॉर्मल स्कूल स्थापित किया जाएगा टू प्रोवाइड ट्रेनिंग्स फॉर द टीचर्स, यानी कि टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए कलकत्ता में नॉर्मल स्कूल स्थापित होगा। 47 में ही नॉर्मल स्कूल स्थापित होंगे, यानी कि टीचर्स की गुणवत्ता के विकास के लिए कि कैसे पढ़ाया जाए, क्या टेक्निक है पढ़ाने का, क्या वो है, तो कलकत्ता में जो है नॉर्मल स्कूल स्थापित किए गए। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे वुड्स डिस्पैच से पहले की क्या पोजीशन है शिक्षा के क्षेत्र में, और इसके बाद हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो संस्थागत विकास आता है उसका अध्ययन करेंगे, जो लास्ट फेज है। यानी कि शिक्षा का अगर अंतिम चरण देखा जाए, जो शिक्षा का संस्थागत विकास है लास्ट तक ले जाएगा, यानी कि टू प्रमोट हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो वहाँ से शिक्षा का संस्थागत विकास शुरू होता है, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो जेम्स थॉमसन का नाम ध्यान रखना है। और इसी समय बम्बई में भी बहुत से डेवलपमेंट हुए। बम्बई में भी एक तरह से कह लीजिए कि कॉलेज वगैरह स्थापित हुए ढेर सारे। पूना वाले कॉलेज थे, पूना कॉलेज 1851 में आया। आगरा में एक सेंट जॉन्स कॉलेज आया 1852 में। तो इस तरह से ढेर सारा शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे तो 1840 तक लगभग 40 विद्यालय स्थापित हो जाते हैं। इसके बाद आप देखो कि जो लास्ट फेज हम लोगों का है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत विकास, यानी कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे विकास हुआ उसका आप अध्ययन करोगे। तो जो संस्थागत विकास है, संस्थागत विकास, संस्थागत विकास यानी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाला विकास। इसमें आप देखोगे तो वुड डिस्पैच से लेकर टिल टुडे तक, इसको ध्यान रखना, वुड डिस्पैच के आते हैं प्रावधान, यानी कि 2020 तक। अब इसमें आप देखोगे तो पहला जो है महत्वपूर्ण वो है वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच पहले हम लोग एक फॉर्मेट बना लेते हैं कि कौन कौन आयोग पढ़ना है। ये लॉर्ड डलहौजी के समय में है, चार्ल्स वुड के नेतृत्व में है। वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं, जो शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा भी है। इसके बाद आप देखोगे लॉर्ड रिपन के समय में आएगा हंटर आयोग, हंटर आयोग करके है। इसको प्राइमरी एजुकेशन का मिला था, यानी कि वुड डिस्पैच से जो प्रगति हो रही है उसकी समीक्षा के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन का समय, लॉर्ड रिपन के समय में, और ये डलहौजी के समय में है हंटर आयोग। एक ध्यान रखना आप, हंटर कमेटी है और एक हंटर कमीशन है। ये 21 सदस्यीय था, इसमें 8 सदस्य भारतीय थे। इसके बाद आप देखोगे कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक योजना आ रही है रैले आयोग, लॉर्ड कर्जन के समय में है रैले आयोग। इसको ध्यान रखना, क्रमिक रूप में मिलाने के लिए भी आता है। रैले आयोग 1902 का है। और विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम, इसी के रिकमेंडेशन से जो है यूनिवर्सिटी एक्ट आएगा 1904 में। इसके बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट में एक गोखले योजना आएगी, गोखले रिपोर्ट। ये शिक्षा की रिपोर्ट है, गोखले रिपोर्ट करके है, और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में है निःशुल्क बनाए जाने के लिए। 1913 में गोखले रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, लेकिन तब तक विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा 14 में, तो ये अधर में रह जाएगी। उसके बाद सैडलर जो है, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आएगा, सैडलर आयोग, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए 1917 में सर माइकल ओ सैडलर की अध्यक्षता में एक सैडलर आयोग आया।
इसको भी रिकमेंडेशन हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इसके रिकमेंडेशन आज भी प्रभावी हैं कहीं कहीं। सैडलर आयोग, इसके बाद आप देखोगे कि एक हार्टोंग समिति आई थी, हार्टोंग समिति, ये भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही इसकी, और 1929 की हार्टोंग समिति। लेकिन इसने बड़ा ही एक तरह से कह लीजिए कि घृणित रिपोर्ट दिया। उसने जो है मिडिल क्लास के बाद ग्रामीण शिक्षा को ब्रेक करने की बात कहा, और फिर प्रोफेशनल और एक तरह से एजुकेशनल, एक तरह से जो है औद्योगिक शिक्षा की बात किया, और उसके बाद उच्च शिक्षा में उन्हें रोकने की बात किया। तो इस प्रकार से हार्टोंग समिति को भी थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग रिकमेंडेशन। और इसके बाद आप देखोगे गांधी योजना है, यानी कि वर्धा बुनियादी शिक्षा की योजना, वर्धा बुनियादी शिक्षा की योजना, जिसको जो है 1935-37 के नाम से जानते हैं, और गांधी जी के योजना के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आप देखोगे 2 वर्ष के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, और ये भी योजना जो है एक तरह से अमल में नहीं आ पाई। यानी कि भारतीयों ने जब जब प्रयास किया तो आप देखो कोई ना कोई अधर में रह गई प्लान। पहली बार प्रयास किया गोखले ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, तो प्रथम विश्व युद्ध हो गया, और गांधी जी ने प्रयास किया तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि एक सार्जेंट योजना आती है, शिक्षा की एक सार्जेंट योजना आएगी, और सर्जन सार्जेंट के नेतृत्व में रही, और 1944 में सार्जेंट योजना है। इसके बाद आप देखोगे तो राधा कृष्णन आयोग आ जाएगा, राधा कृष्णन आयोग आ जाएगा, और बड़ा ही चर्चित आयोग रहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अध्यक्षता में रहा है, और इसमें मेघनाथ साहा और जेम्स डॉफ और ताराचंद्र और बहुत से लोग आप देखोगे इसमें, मुदालियार, डॉक्टर मुदालियार, डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर मेघनाथ साहा इसके सदस्य के रूप में रहे हैं। तो बड़ा चर्चित रहा है एक तरह से कह लीजिए राधा कृष्णन आयोग। और सॉरी, ये जो है 1948 का, आज़ादी के तुरंत बाद है। इसके बाद आप देखोगे एक आएगा कोठारी आयोग आएगा, कोठारी आयोग आएगा, और ये बड़ा फेमस रहा है, और इसमें जेम्स मैकडूगल जो यूनेस्को सचिवालय से आए थे, उनकी सेवाएं इसमें प्राप्त हुई थी। कोठारी आयोग DS कोठारी के अध्यक्षता में है, और ये 1964 का है। और इसी आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा की नीति तैयार हो रही, यानी कि इसी का रिकमेंडेशन जो कॉमन स्कूल प्रोग्राम था, जो वर्क एक्सपीरियंस की बात करते थे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते थे, सामाजिक उत्तरदायित्व की बात की गई, मोरल एजुकेशन की बात की गई, कृषि अनुसंधान शिक्षा की बात की गई, यानी कि कोठारी आयोग। और इसी के संस्तुति के अनुसार आप देखोगे तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो प्रस्तुत की गई, यानी कि 1968 की। और इसी के बाद आप देखोगे नई शिक्षा नीति आई। नई शिक्षा नीति जो है ये 1960 यानी कि 86 की नई शिक्षा नीति, यानी कि ये दूसरी शिक्षा नीति है। और उसके बाद जो तीसरी शिक्षा नीति आई अभी लेटेस्ट 2017 से इसका चल रहा था प्रोग्राम, और 2019 में इसको अप्रूवल मिला। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत सरकार की है वो अभी अमल में आने में, इम्प्लीमेंटेशन में समय लगेगा, लगभग 22-23 के बैच से 22 के बैच से लागू हो जाएगी। तो नई शिक्षा नीति जो है 1986 की है। इसके बाद बीच में आप देखोगे तो एक राम मूर्ति समिति आएगी, राम मूर्ति समिति आएगी, और 1990 की है। और इसके बाद आप देखोगे तो शिक्षा की जो योजना है, जो एक तरह से कहा जाए जो 86वां संवैधानिक संशोधन है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए, यानी कि अनुच्छेद 21 का एक ए क्लास कैपिटल ए क्लास जोड़ा गया, ए जोड़ा गया कैपिटल ए, यानी कि 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में।
तो वो जो है एक तरह से कह लीजिए सार्वभौम शिक्षा और एक तरह से सभी को स्कूल चलो अभियान इस तरह का जो एक अमल में लाना था, तो उसको फंडामेंटल राइट्स में भी जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आर्टिकल जो है 46 में भी जोड़ा गया और आर्टिकल 51A में भी जोड़ा गया। यानी कि शिक्षा वाले सेक्शन में आप देखोगे तो तीन जगह बदलाव आएगा, एक फंडामेंटल राइट्स और एक निदेशक तत्व और एक मौलिक कर्तव्य। तो इस प्रकार से आप देखोगे 86वां संवैधानिक संशोधन आएगा और RTE आ जाएगा, राइट टू गेट एजुकेशन, यानी कि 2009 में RTE आ जाएगा और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से उसको लागू कर दिया गया। जो राइट टू गेट एजुकेशन था, एक तो RTI एक्ट है, एक RTE एक्ट है, तो 2009 का जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि हम लोग पूरा फॉर्मेट बना के इसको देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने यानी कि इस एक तरह से कह लीजिए वुड्स डिस्पैच की तरफ। अब कल के सेक्शन में इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे और थोड़ा सा समाचार पत्रों के बारे में भी रिव्यू करेंगे हम लोग। और आज हम लोग देखते हैं कि जो संस्थागत विकास हुआ, अभी तक आपने जो रिव्यू किया कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट आए, और अब आप देखोगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो संस्थागत विकास हुआ, हायर एजुकेशन की तरफ जो विकास हुआ, यहाँ आप देखो कि जो चार्ल्स वुड हैं, चार्ल्स वुड के द्वारा शिक्षा के एक तरह से सभी क्षेत्रों पर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और एक तरह से हायर एजुकेशन, बेसिकली इसको कहा जाए तो ये हायर एजुकेशन के लिए थी, लेकिन शिक्षा के सभी प्रक्रमों पर अपना सुझाव देने के लिए, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। पामरस्टोन युग की एक बहुत बेहतरीन सच्ची उपज माना जाता है। एवरडीन और पामरस्टोन मिलीजुली सरकार थी और उसी समय से आप देखोगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये अध्यक्ष रहे चार्ल्स वुड, और इन्हीं के द्वारा जो संस्तुति प्रस्तुत की गई, इसमें कुल जो है 100 आर्टिकल प्रस्तुत किए गए, अनुच्छेद, यानी कि 100 पॉइंट प्रस्तुत किए गए शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें आप देखोगे, और इसको जो है सबसे बड़ी बात है कि इसको शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, बार बार मैग्ना कार्टा आता है, उसको ध्यान रखना। शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा, जैसे आप 1717 का मैग्ना कार्टा देखे एक, और एक 1719 का मैग्ना कार्टा मराठों के लिए, 1717 का मैग्ना कार्टा कंपनी के लिए, जो एक तरह से, और ये इसकी शुरुआत एक तरह से होती है इंग्लैंड से। राजा जॉन सेकंड के समय में हमने बताया था कि 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में कुछ लिखित जो है एक तरह से कहा जाए कि अधिकार दिया गया प्रजा को राजा जॉन सेकंड के समय में, तो उसी को बहुत अभूतपूर्व अधिकार मान लिया गया, यानी कि उसको ग्रेट चार्टर के रूप में माना गया। तो विश्व में कभी भी कोई इस तरह की बात आ रही है तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जा रहा, अभूतपूर्व सुविधा। जैसे यहाँ आप देखोगे तो स्त्री शिक्षा है, अनुदान शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, व्यवसायिक शिक्षा है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि ओवरऑल ग्रांट्स इन एड शिक्षा है। तो उसको प्रमोट करने के कारण जो है एक तरह से हम लोग इसको जो है मैग्ना कार्टा का रूप दे रहे हैं। अब इनका मेन उद्देश्य क्या है कि जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है, जो पाश्चात्य शिक्षा है, विज्ञान है और कला है, संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इनका मेन मोटिव्स यही था कि जो इनका उद्देश्य जो था, उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव्स था, वो पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति का प्रचार प्रसार करना मेन उद्देश्य, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति को प्रमोट करना। और लेकिन इन्होंने 3 आयामी बताया। एक तो प्राथमिक स्तर में बताया, प्राथमिक स्तर में क्या होना चाहिए, माध्यमिक स्तर में क्या होना चाहिए,
और विश्वविद्यालय स्तर में क्या होना चाहिए, यानी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप देखोगे यहाँ प्राथमिक स्तर पर तो इन्होंने कहा कि भाई स्थानीय भाषा को प्रमोट करो। आप स्थानीय भाषा में यानी कि एक तरह से शिक्षा होनी चाहिए। हर जगह आप देखोगे तो पाश्चात्य शिक्षा को ही प्रमोट करने की बात की गई, लेकिन मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस यानी कि माध्यम क्या हो, मीन्स ऑफ लैंग्वेज क्या हो, यानी कि बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन वर्नाकुलर। प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, लेकिन माध्यमिक शिक्षा, जो माध्यमिक शिक्षा है ये आप देखोगे तो ये एंग्लो वर्नाकुलर, एंग्लो वर्नाकुलर की बात कर रहे हैं। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है, जो मिडिल एजुकेशन है, जो एक तरह से हाई स्कूल की शिक्षा है, जो जिला स्तर की एक तरह से शिक्षा प्रणाली, उसको प्रमोट किया जाए किसमें, एंग्लो वर्नाकुलर हो मीडियम इसका। और जो हायर एजुकेशन है दैट मस्ट बी इन इंग्लिश मीडियम, यानी कि यहाँ जो है माध्यम क्या होगा, वो अंग्रेजी भाषा होगी, अंग्रेजी भाषा होगी। तो रिकमेंडेशन बहुत आसान है, बस उसको हमें ध्यान से समझना, क्योंकि जो हायर लेवल के एग्ज़ाम में जैसे आप देखोगे सिविल सर्विसेज में, तो वो रिकमेंडेशन ही रिपोर्टिंग ही पूछ देगा। अब बताओ 100 आर्टिकल हैं, परेशान हो जाओगे आप। तो इस तरह से हमें ये दिमाग में रखना है कि देयर आर 3 टाइप्स, यानी कि बेसिक एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, किस किस प्रकार के शिक्षा की बात की। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि फिर इन्होंने कहा कि भाई निजी क्षेत्रों को, यानी कि निजी जो है शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, निजी शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। और इसके लिए जो है ग्रांट्स इन एड एजुकेशन शुरू करना चाहिए, ग्रांट्स इन एड एजुकेशन, यानी कि अनुदान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं। तो निजी शिक्षा को प्रमोट करना है और उनको अनुदान, एक तरह से कह लीजिए अनुदान प्रदान करने की बात की गई। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो है बालिका जो है शिक्षा, स्त्री शिक्षा को प्रमोट किया, यानी कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई, स्त्री शिक्षा को प्रमोट करने की बात की गई, स्त्री शिक्षा को प्रमोट किया जाए। और आप देखोगे कि 1849 में बेथून के प्रयासों से कई जो है स्त्री शिक्षा से संबंधित कई विद्यालय वगैरह स्थापित किए गए। तो बेथून एजुकेशन ऑफ प्लान, तो बेथून के द्वारा जो है प्रयासों से स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। और इसके बाद जो है इन्होंने एक चीज़ और कहा, जो विश्वविद्यालय शिक्षा, उसमें जो है एक तरह से जैसे विश्वविद्यालय में है तो एक कुलपति हैं, एक उपकुलपति हैं और एक सीनेट हैं और उसके फेलोज़ हैं। और इन सबकी नियुक्ति क्या है कि सरकार के द्वारा मनोनीत होना चाहिए। यानी कि विश्वविद्यालय में आप देखोगे तो विश्वविद्यालय में रिकमेंडेशन आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है। प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, सभी शिक्षा की बात करते हैं। वर्नाकुलर एजुकेशन, एंग्लो वर्नाकुलर एजुकेशन और एक तरह से ग्रांट्स इन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा की बात करते हैं। और विश्वविद्यालय में एक जो है एक कुलपति, उपकुलपति और एक सीनेट और जो है प्रति सदस्य या उपसदस्य जिसको फेलोज कहते हैं, फेलोज, उपसदस्य और एक तरह से कह लीजिए विधि सदस्य, फेलोज। इनकी जो नियुक्ति है, इनको जो मनोनीत करेगी वो सरकार करेगी। सरकार के द्वारा इनका जो है मनोनयन होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है
कि एक तरह से जो है कुलपति, उपकुलपति, सीनेट और उप सदस्यों का मनोनयन सरकार के द्वारा होगा। इसके बाद आप देखो कि बहुत बेहतरीन जो है, एक कहा गया कि भाई टीचर्स और जैसे होता है कि विद्यालय और टीचर्स को गुणवत्ता, यानी कि टीचर एक तरह से जो विद्यार्थी है उसकी गुणवत्ता को विकसित करने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाना चाहिए और उसके लिए ट्रेनिंग कॉलेज होना चाहिए। तो कलकत्ता में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात की गई, ट्रेनिंग कॉलेज की बात की गई, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि शिक्षक को ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में ट्रेनिंग, नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की बात की गई, ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित करने की बात की गई, ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित किया जाए, यानी कि नेशनल ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की बात की गई। और लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर, इसे ध्यान रखना बड़ा महत्वपूर्ण है, लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर या तर्ज पर, नमूने पर भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। क्रमशः ध्यान रखना, आधुनिक भारत की पहली यूनिवर्सिटी आ जाए तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी। लेकिन ये विश्वविद्यालय कैसे हैं? कैंपस माइनस हैं। ये केवल डिग्री प्रोवाइड करने का काम करते हैं, सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन अध्यापन नहीं होता कैंपस में। तो भारत की पहली यूनिवर्सिटी आ जाए कैंपस वाली तो पंजाब यूनिवर्सिटी लगाना, यानी कि 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और ये ध्यान रखना 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के तर्ज पर, यानी कि लंदन के तर्ज पर ये विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। इसके बाद आप देखोगे तो 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना होगी, जिसमें एक निदेशक की नियुक्ति की जाएगी। और वो 5 प्रांत कौन होंगे? 3 तो यही होंगे और एक पंजाब होगा और एक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत होगा, इसको नोट कर लेना आप। यानी कि 5 प्रांतों में जो है लोक शिक्षा विभाग की स्थापना होना चाहिए, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना होना चाहिए। और 1855 में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, कलकत्ता में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। यानी कि ध्यान रखना है कि 5 प्रांतों में एक निदेशक के अधीन एक निदेशक यानी कि डायरेक्टर होंगे इसमें, और लोक शिक्षा विभाग यानी कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना होना चाहिए। और कौन कौन से प्रांत सिलेक्ट किए गए? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। तो इस तरह से रिकमेंडेशन हमें याद रखना, और इसको शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भले अंग्रेजों ने बहुत बातें कहा, उसको पूरा ज़्यादा नहीं किया, तो इसको बैक्टीरिया, एक तरह से कह लीजिए विक्टोरियाई आदर्श के रूप में ज़्यादा वो किया गया। इसकी जब आप समीक्षा करोगे, जब इसकी क्रिटिसिज्म करोगे तो ढेर सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। तो आज हम लोगों ने काफ़ी मैराथन दौड़ा पूरा जो है शिक्षा के क्षेत्र में, और आप लोगों ने बड़ा पेशेंसफुली इसको सुना और उसको गुना बुना और लिखा भी होगा, और फिर आप वीडियो पॉज करके उसको देखना, क्योंकि हम लोगों की मेहनत तभी सार्थक होगी जब आपके लक्ष्य आप भेदोगे। तो इसी तरह हम बाड़ी को विराम देना चाह रहे हैं, और कल हम लोग मिलते हैं और एक जो है इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग।